किसान साथियों, पिछले दिनों हमारी टीम पहुंची भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर और यहां पर राई और सरसों की फसल की कटाई और भंडारण इस अहम विषय पर खास बातचीत की प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा से। तो आइए देखते हैं क्या खास बातचीत हुई और डॉक्टर साहब ने क्या अहम जानकारी आप किसान साथियों के लिए साझा की। तो आइए चलते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो राई सरसों की फसल होती है उसकी कटाई का क्या उपयुक्त समय होता है, कटाई के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कटाई के बाद में थ्रेसिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद में हम भंडारण कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों देखिए, राई सरसों की जो फसल होती है इसमें आपको पता है कि कई तरह की फसलें आती है और हर फसल का बुआई का समय अलग अलग होता है। तो कटाई का उपयुक्त समय इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कौन सी फसल की बुआई करी है, कौन से समय में उसकी बुआई करी है, तापमान कैसा रहा है, मानसून की स्थिति कैसी रही है, बुआई का क्या समय रहा है। इन कई कारकों के ऊपर निर्भर करता है कि कटाई का उपयुक्त समय क्या है। अगर राई सरसों की फसलों की हम बात करें तो जैसे इसमें तोरिया आती है, तो तोरिया क्या है कि करीब 90 से 100 दिन के अंदर पक जाती है। तो जब आपने बुआई करी है उसके बाद 90 से 100 दिन में तोरिया की जो कटाई लायक की स्थिति में आ जाएगी। पीली सरसों है, भूरी सरसों है, ये करीब 120 से 125 दिन में पक जाती है। और जो भारतीय राई की परंपरागत जो किस्में हैं वो करीब 135 से 140 दिन और कई इलाकों में 145 दिन भी लेती है। तो उसके हिसाब से अभी आप ये देखें कि भाई बुआई का आपने कब किया और कब वो पकने की स्थिति में आ जाती है। अगर हम फसल को देखते हैं तो आप ये देखिए कि जब करीब 75 से 80% जो फसल है उसकी फलियां जब सुनहरी कलर की हो जाए, आप इसमें देख रहे हैं इस तरीके की ये जो अभी कटाई का इसमें उपयुक्त समय है। उस समय क्या होता है कि ये कटाई का एक उपयुक्त समय होता है जब 75 से 80% फलियां सुनहरे कलर की हो जाए। इस समय अगर आप देखेंगे, अगर उसका जो दाना निकाल के, तो वो दाना एक कठोर प्रतीत होता है वो, और दाने को अगर हम काटेंगे तो 2 भाग में कट जाता है और जो उसका नेचुरल कलर होता है पीले से भूरे के और काले की तरफ परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे किसान भाइयों, तो ना तो उसमें कोई दाने के भार में वृद्धि होती है और ना उसके अंदर कोई तेल की मात्रा बढ़ती है। तो समय पे कटाई का बहुत महत्व है। ये भी ध्यान रखें कि बहुत हरी होने पर अगर आप काटेंगे तो दाने क्या है, सिकुड़े हुए हो जाएंगे और उसके अंदर तेल की मात्रा भी प्रतिशत उसके अंदर कम होगा। तो हरी को ना काटें, थ्रेसिंग के अंदर भी दाना कट जाएगा अगर आपने हरी काट ली है। तो उपयुक्त समय जो है वो आप इसमें कटाई करें और ये देख लें कि करीब 30 से 35% तक उस समय नमी की मात्रा इसके अंदर रहनी चाहिए। कटाई के लिए क्या है किसान भाइयों, एक तो परंपरागत कटाई का तरीका होता है जिसके अंदर हम दराती से नीचे से 2-3 फीट जहाँ पर फलियाँ नहीं आ रही है वो उसके जो पौधा होता है उसको छोड़ते ऊपर से जो फलियाँ जहाँ जहाँ आ रही है उसी को हम काटते हुए चलते हैं। और जब आप काटेंगे तो ये एक ध्यान रखें कि आप काटने के बाद में उनको पूलियों के रूप में अलग अलग जगह पे उसको काट काट के इकट्ठा करते रहेंगे, एक ही बार में इकट्ठा नहीं करेंगे। काटने के बाद ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि कम से कम जो आपको 8 से 10 दिन तक उनको धूप में सूखने देना है, क्योंकि ये एक जीवित सामग्री होती है और इसमें श्वसन क्रिया चलती रहती है। तो बीज में क्या होता है, एक रंग में परिवर्तित होता है, बीज की नमी की मात्रा उसके अंदर कम होने लगती है। किसान भाइयों आप देखें कि करीब जब कलर में परिवर्तन होने लग जाए तब आप इसको जैसे 7 दिन से लेकर 10 दिन तक आप खेतों में सूखने दें। उसके बाद में इनको एक जगह इकट्ठा करके गट्ठर बना दें थ्रेसिंग से पहले। और थ्रेसिंग के टाइम पे ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि आपको जो आजकल मल्टी थ्रेसर आ गया है, पुराने समय में या भारत में अभी भी
कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बहुत ही कम जगह सरसों की खेती की जाती है, तो वो क्या है उसमें परंपरागत तरीके से या तो लकड़ी से पीट कर उसको करेंगे या उसके ऊपर ट्रैक्टर चला के बैल चला के करेंगे। बहुत कम इलाकों में होता है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ जगह करते हैं। बाकी जो मुख्य राज्य हैं वहाँ पे आजकल थ्रेसर उपलब्ध है, तो आप थ्रेसर से ही कटाई, उसके थ्रेसर से ही उसकी मढ़ाई करें। और जब थ्रेसर से मढ़ाई करें तो ये ध्यान रखें कि आजकल ये भी एक देखने में आया है कि किसान भाई क्या करते हैं कि थ्रेसिंग से करने के बाद तुरंत ही उसको बोरे में भर लेते हैं और इवन प्लास्टिक के बोरे में भर लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप थ्रेसिंग करते हैं तो उस समय करीब करीब आपके उसमें 18 से 20% तक नमी रहती है। अगर आप तुरंत उसके अंदर कर देंगे तो नमी की वजह से उसमें क्या होगा, भंडारण के समय उसमें फफूंद लगने का डर रहता है, कीटों का आक्रमण का डर रहता है। तो थ्रेसिंग के बाद में आप सब लोगों से ये मैं आग्रह करूँगा कि उस बीज को भी कम से कम 8 से 10 दिन तक सुखाएं, ताकि उसमें नमी की मात्रा कम हो जाए और 8% तक नमी का स्तर आप लेके आएँ। वैसे तो किसान भाइयों आप खुद पहचान सकते हैं, और आजकल मॉइस्चर मीटर भी चल रहे हैं बाकी सस्ते में, उसके अंदर देख के जब 8% पे जब मॉइस्चर आ जाता है, उसमें नमी का प्रतिशत हो जाता है, तब आप उसको भंडारण के लिए जूट के बोरों के अंदर ही उसका भंडारण करें, प्लास्टिक के बोरों में ना करें। उसकी वजह से प्लास्टिक के बोरों में यदि आप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसकी श्वसन क्रिया होगी, रेस्पिरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, नमी विकसित होगी और उससे रोगों कीटों का प्रकोप हो जाएगा। तो जब आप 8% ला के जूट के बोरों में करते हैं तो आप दो तरीके हैं कि जैसे आप या तो तुरंत जब अपना भाव देखते हैं तो आप मंडी के अंदर आप चले जाएं और मंडी के अंदर उसका जो भी आपकी प्रक्रिया है, मंडी के अंदर आपको पता है भारत सरकार जो है एमएसपी भी देती है, किसान भाई उस पर बेचते हैं, और एमएसपी से अगर अधिक रेट चल रही है तो हमारे किसान भाई सीधे मंडी में बेच देते हैं। आजकल किसान भाइयों आपने देखा होगा कि मंडी के अंदर भी अधिकतर मंडियों के अंदर तेल की प्रतिशत की मात्रा के आधार पर जो उसका मूल्य है वो निर्धारित होता है। इसलिए आपको पूरी तरीके से सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर नमी की मात्रा अधिक होगी तो आपको पूरा जो उसका सरसों का मूल्य वो प्राप्त नहीं होगा। और मंडियों के अंदर जो आपका तेल प्रतिशत जांचने की मशीन है, जब आप जाएंगे वहाँ पे ऑक्शन होगा, उसके बाद जो तेल प्रतिशत की जो मात्रा की जांच होगी और उसके आधार पर भी आपको उसका मूल्य मिलेगा। तो सही तरीके से थ्रेसिंग करें, और थ्रेसिंग के बाद में विनोइंग करके भी उसमें कोई भी जो इसका वो रहता है फूस वगैरह वो ना रहे, और अच्छी तरीके से आप अगर इसकी सफाई करके लेके जाएंगे तो आपको मंडी के अंदर अच्छा मूल्य मिलेगा। और यदि आपको ये लगता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हम लोग भाव देख लें, अभी उचित भाव नहीं है, तो फिर आप अपने जूट के बोरों में एक भंडार कक्ष के अंदर भंडारण करें। और उस भंडारण के समय ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि बोरों को सीधा नीचे ज़मीन पर ना रखें, क्योंकि उससे क्या है कि नमी आने की एक संभावना रहेगी। तो आपको क्या करना है, या तो कोई तख्ता ले लें या कुछ ऐसा ऊंचा बना लें जिसके ऊपर बोरों करें, और वो बोरे भी जो हैं वो भंडार की जो दीवार है उनसे भी आप उसका संपर्क ना आए, उनसे थोड़ा दूरी रखें, वह गैप रहना चाहिए, क्योंकि दीवारों से संपर्क होने पे और ज़मीन से नीचे संपर्क होने पे उसमें नमी की आने की संभावना रहेगी। दूसरी बात, जो भंडार गृह को आप देख लें कि कोई इस तरह का चूहे का कोई वो नहीं हो, बिल वगैरह नहीं हो। और भंडार गृह में अगर आपका ये मानस है कि 6 महीने 1 साल अगर उसको भंडार गृह में रखना है, तो आप भंडार गृह की अच्छी तरह साफ़ सफाई करें और उसको जो उसकी एक पुताई करवा लें। और कोई भी अगर उसमें छेद वगैरह है जहाँ लगता है कि कोई चूहा ये कोई आ सकते, वो उसके अंदर अच्छी तरह से बंद कर दें। दूसरी बात, जूट के बोरों के अंदर ही आप उसको भंडारण करें। और ये भी देख लें कि समय समय पर आप अपने भंडार को देखते रहें, अगर उसके अंदर कोई कीट आता है या रोग के ये जो फफूंद पनपती है, तो आप कीटनाशक फफूंदी नाशक का उसके अंदर है जो अपना स्प्रे करें, और एक कीटनाशक फफूंदी नाशक से भंडार की पहले सफाई भी कर लें। और बोरे भी कोशिश करें अगर आप नए लेवें, अगर नए नहीं लेते हैं तो आप उस पुराने बोरों को अच्छी तरह धूप में सुखा कर ही काम में लें। अगर इस तरीके से आप ये ध्यान रखते हैं कि नमी की प्रतिशत 8% से अगर कम रहती है, अच्छी तरह से आप भंडारण करते हैं, तो आपका भंडारण 2 साल तक चलेगा। इसके अलावा ये पूरी करने के बाद है, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे हमारे किसान भाइयों ने देखा होगा कि जो आजकल गेहूं की जो कटाई है वो थोड़ा सा क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े कंबाइंड हार्वेस्टर आ गए हैं, तो इस तरह के कंबाइंड हार्वेस्टर आजकल सरसों के लिए भी उपलब्ध है और कई जगह
जो ये कंबाइंड हार्वेस्टर वाले अपना कुछ किराया लेके किसानों के यहाँ पे उसकी सरसों की कटाई करते हैं। अगर आप कंबाइंड हार्वेस्टर से कटाई करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फसल जो गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर आपकी गिरी हुई फसल है तो कंबाइंड हार्वेस्टर से कई बार नुकसान होने की संभावना रहती है। दूसरी बात, उसको थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा सूखी हुई फसल ना हो। अदरवाइज़ कंबाइंड हार्वेस्टर से क्या होगा कि आपके दाने जो हैं वो उसमें फसल के अंदर जड़ जाएंगे, तो वो आप इस पर ध्यान रखें। तो आप परंपरागत तरीके से इसकी जो कटाई कर सकते हैं, थ्रेसिंग कर सकते हैं, या कंबाइंड हार्वेस्टर से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप समय पे कटाई करेंगे और सही तरीके से थ्रेसिंग करेंगे, सही तरीके से भंडारण करेंगे, तो जो आपका कटाई उपरांत जो नुकसान होता है उससे आप बच सकते हैं और आपको बाज़ार के अंदर सही मूल्य प्राप्त होगा। साथ ही किसान भाइयों, ये आपने जो राई सरसों की खेती करी, उसके बाद एक तरीका ये है कि आपने कटाई किया और उसकी मड़ाई किया और मंडी के अंदर भेज दिया, या भंडारण किया और समय आने पर जब आपको उचित मिले तो भेज दिया या उसको अंदर बेच दिया। लेकिन साथ के साथ आजकल जो एक भारत सरकार की, राज्य सरकारों की भी एक स्कीम चल रही है, हमारे किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए एक छोटे जो ऑयल एक्सपेलर हैं उसको लगाने के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। आप अपने कृषि विभाग से भी एक संपर्क कर सकते हैं। विशेषकर जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, भारत सरकार का बहुत उसको समर्थन भी प्राप्त है, तो उनके लिए भी एक ऑयल एक्सपेलर लगाने के लिए ये एक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो हम किसान भाइयों से ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि पुराने समय में भी गांव-गांव के अंदर एक कच्ची घानी हुआ करती थी, तो आप एक छोटे ऑयल एक्सपेलर लगा के और जो आप सीधे जो बाज़ार के अंदर ये बेचते हैं, उसकी बजाय आप उसका एक वैल्यू एडिशन, जो सरसों में वैल्यू एडिशन हम ये बोल सकते हैं कि आप उसका तेल निकाल के फिर अगर बेचेंगे तो आपको उचित मूल्य मिलेगा, साथ के साथ आपको एक शुद्ध तेल भी मिलेगा। तो ये एक आपके गांव में, आपके आसपास के अंदर है, अगर आप उसको बेचते हैं तो आपको फिर मंडी में सीधा बेचने की ज़रूरत नहीं है, और आप तेल से अपने परिवार के लिए भी शुद्ध तेल आप खिला सकते हैं। आपकी आमदनी भी जो सीधा बीज बेचेंगे उसके मुकाबले आपका अच्छी आमदनी इससे भी हो जाएगी। तो और मैं किसान भाइयों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आजकल आपने देखा होगा ई-नाम पे भी बेचा जा रहा है, तो व्यक्तिगत किसान के लिए कई बार क्या होता है, मार्केटिंग करना मुश्किल होता है। तो आप अपने गांव में, ब्लॉक के अंदर एक एफपीओ के माध्यम से जुड़े, एफपीओ का गठन करें, या है तो आप उसके सदस्य बने, और एफपीओ के माध्यम से अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आपकी एक बार्गेनिंग स्थिति में आ जाती है और आप एक सरसों से अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बुआई से लेकर अब तक मेहनत करी है, कटाई के बाद में भी आप ध्यान रखें कि अगर आप सही तरीके से कटाई उपरांत ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें भी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे तो उस नुकसान से बच सकते हैं। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, छालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के